हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट इनकम टैक्स, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 था जिसमें हम सारी की सारी बातें समझ चुके हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। इस प्रैक्टिकल को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आ रहा था, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया किसे कहते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे तो कहीं कहीं उसका रेफरेंस आएगा, आपको वो और ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए, आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी, इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि सर इस चैप्टर में सेक्शन नंबर 5 ये बताता है कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। तो इनकम इंडिया में टैक्स होगी, इसका रिलेशनशिप हमारी सिटीजनशिप से बिल्कुल भी नहीं होता। गवर्नमेंट ने कहा कि इसका रिलेशन होता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला। इंडिविजुअल के केस में हमने आरओआर, एनओआर और एनआर 3 स्टेटस हमने निकाले। तो यहां पर जनरली क्वेश्चन स्टेटस फाइंड आउट करने को नहीं कहता, वो स्टेटस बता देता है और पूछता है कि बताएं ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 ये हमारे माइंड में आता है कि इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लीजिए। निकाल लिया सर। अब गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा सिंपल नहीं है कि अगर आप रेजिडेंट हो तो सारी इनकम टैक्स कर देंगे, नॉन रेजिडेंट हो तो सारी इनकम छोड़ देंगे। यानी इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेक्शन नंबर 5 बताता है, जो आपको मेरे साथ अब समझना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले यह पता लगाना होगा कि ये जो इनकम है, देखिए क्या ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है। तो क्वेश्चन करते हुए पता क्या लगाना होगा, क्वेश्चन में खुद ही दिया होगा कि ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, यानी इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुई है तो रूल ये है कि वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे वो पर्सन अपना रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर बता रहा हो, एनओआर बता रहा हो, एनआर बता रहा हो। यानी जो इनकम इंडिया में रिसीव हो गई उसको सभी को टैक्स देना है, रेजिडेंशियल स्टेटस की कोई बात यहां पर बीच में नहीं आ रही। अच्छा सर, अगर हमें कोई डाउट हो कि ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई या नहीं हुई, तो एक कंसेप्ट आता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल करते हुए आपके ज्यादा काम का नहीं है। सेक्शन 7 है, वो सैलरी चैप्टर के अंदर अफेक्ट करता है और वहां उसकी बातें होंगी। तो ये पार्ट तो सर बहुत आसान हो गया। दूसरा पार्ट होता है कि आपने इनकम को क्या इंडिया में अर्न किया है। एक्रू या अराइज मतलब होता है इनकम इंडिया में अर्न की गई। अगर वो इनकम इंडिया में अर्न की गई तो फिर लॉ कहता है कि फिर भी हम स्टेटस को ना देखते हुए सभी को टैक्स कर देंगे। इसका मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आए, इंडिया में आके परफॉर्म करे, कुछ कमाए, तो उसके उसे इंडिया में टैक्स देना होता है। इसका एग्जाम्पल यह है कि जैसे आईपीएल मैच हो रहा है, तो आईपीएल में कोई फॉरेन कंट्री से आके लोग खेल रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं तो उन्हें इंडिया में इस पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। इन दोनों बातों से आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपकी इनकम इंडिया में है, रिसीव हुई है या अर्न हुई है, तो सभी को टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो यही बात ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है या इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है। ठीक है, नोट कर लेना मेरी बात को। मैं पहले ये देखूंगा, अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट मुझे मिल गया तो मैं वो तीनों को टैक्सेबल कर दूंगा। इन दोनों को कुछ बुक्स ना इंडियन इनकम के नाम से बच्चे को कहते हैं कि आप इसे ना इनकम इंडियन इनकम बुलाइए, तो इंडियन इनकम सब जगह टैक्सेबल होती है। यानी कि आपकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स होगी या नहीं होगी, केवल इसी के लिए ही वो 3 स्टेटस बीच में आते हैं फॉरेन इनकम के रिस्पेक्ट में, बस। ठीक है सर। अब अगर मेरी इनकम फॉरेन इनकम है तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगा कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे में कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिन्हें हम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कह देंगे। तो जैसे ही हम इसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कह देंगे, ये इंडियन इनकम हो जाएगी और ये सभी को टैक्सेबल हो जाएगी।
इसका मतलब स्कोप ऑफ टोटल इनकम के प्रैक्टिकल करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सेक्शन 9 को लेकर के है, इसीलिए मैंने आपको सेक्शन 9 बता दिया। जिन बच्चों को पुरानी वाली क्लास टफ लगी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी उनको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हम देखेंगे क्या वो इनकम इन दोनों में से कोई एक है। हां, तो सभी को टैक्स कर देंगे। अगर वो इनकम इनमें से नहीं है, यानी वो इनकम फॉरेन की इनकम है और फॉरेन में ही रिसीव हुई है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सेक्शन 5 उसके बारे में क्या कहता है। सर क्या इन दोनों बातों के लिए सेक्शन 5 नहीं कहता? तो सेक्शन 5 से ही मैंने ये बातें लिखी हैं और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाइए सर। सर क्या आप हमें बुक से नहीं दिखाएंगे? नहीं, मैं आपको यहां से अपने नोट से दिखा रहा हूं। सर तो हम अपनी बुक में खोलेंगे तो हमें ऐसा ही दिखाई देगा? बेटे ऐसा ही दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन समझ में आ जाएगा। हम जब पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि आपको बात समझ में आ जाए। ये बुक की मर्जी होती है, बुक कई बार उसे अपने तरीके से थोड़ा सा कम या ज्यादा करके लिख देता है, लेकिन हमारी क्लास इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 5 क्या कह रहा है। सेक्शन 5 यही तो कह रहा है कि अगर इनकम इंडिया में रिसीव हुई थी या इंडिया में डीम टू बी रिसीव्ड मानी गई थी तो फिर इस पे सभी लोगों को टैक्स देना है। तो पहली पर्टिकुलर में यही लिखा है और फिर ये लिखा है टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। दूसरी लाइन में लॉ ये लिखता है कि अगर इनकम इंडिया में एक्रू हुई थी या डीम टू एक्रू हुई थी तो भी ये सभी को टैक्सेबल है। ये लीजिए टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, यानी इसका सिंपल सा समरी मैंने आपके लिए ये बनाई। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर आपकी इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई थी, यानी वो इन दोनों में कवर नहीं हो रही थी। एक्रू आउटसाइड इंडिया थी यानी भारत से बाहर कमाई थी, तो रिसीव भी भारत से बाहर करी थी, तभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर रिसीव इंडिया में कर ली थी तो वो क्लॉज नंबर ए में आ जाती है। अब कई टीचर लोग इस पे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के कई देर तक बच्चे को समझाते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, बट मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि बच्चे इस बात को समझ गए हैं, मैच्योर्ड हैं, कि अगर कोई इनकम एक्रू और साथ साथ रिसीव दोनों ही बातें इंडिया से बाहर हो रही हो, उसकी टैक्सेबिलिटी इन तीनों में अलग अलग होती है। तो उसके लिए हम पहले चेक करते हैं आरओआर में क्या कहा गया, टैक्सेबल। एनओआर में क्या कहा गया, एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। एनआर में क्या कहा गया, नॉट टैक्सेबल। यानी तीसरी तरह की इनकम और उसका ट्रीटमेंट, यही आपको समझना है और यही आपको याद करना है। सर एक बार बता दो, मैंने कर लो। अगर इनकम फॉरेन में है, फॉरेन में अर्न हुई और फॉरेन में ही रिसीव हुई, तो अगर आप आरओआर हैं आपको टैक्स देना है, एनआर है टैक्स नहीं देना है। ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हैं। आरओआर को टैक्स देना है, एनआर को नहीं देना, लेकिन एनओआर के लिए सरकार ने कहा तुझे भी नहीं देना, लेकिन एक सिचुएशन में तुझे देना है, वही आपको याद करनी है। एनओआर के केस में फॉरेन इनकम पर एक ही सिचुएशन में टैक्स देना है, वो है कि अगर आपकी इनकम इंडिया से बाहर एक्रू होती है तो वो तभी टैक्सेबल होगी जब ये कि बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया से हो रही है। सर बिजनेस कनेक्शन एक अलग टर्म थी, अगर बिजनेस कनेक्शन हो गया तो फिर इनकम पॉइंट नंबर बी में आ गई, सभी को टैक्सेबल हो गई। अगर बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, और जो बिजनेस होता है उसी के पैरेलल चलता है प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जैसे मैं कहूं टीचिंग प्रोफेशन है और मैन्युफैक्चरिंग एक बिजनेस है, तो अगर बिजनेस कंट्रोल हो रहा था इंडिया से, इनकम जनरेट हो रही थी फॉरेन में, तो गवर्नमेंट कह रही है कि फिर एनओआर को टैक्स देना है। सर अगर ये एनओआर स्टेटस का व्यक्ति फॉरेन में कोई इंटरेस्ट इनकम कमाता है तो नहीं देना, फॉरेन में कोई डिविडेंड इनकम कमाता है नहीं देना। यानी एनओआर को फॉरेन में होने वाली बिजनेस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है उस केस में अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बाकी सब केस में नहीं देना। ठीक है सर, तो हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें केवल इन्हीं बातों का ध्यान नहीं रखना, कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। पहला वो ये कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंडिया में बैलेंस शीट बना ले और वो दिखाए कि मेरे पास फॉरेन में ये प्रॉपर्टी है या ये फॉरेन में मेरे पास मनी है, तो केवल वो बैलेंस शीट में डाल देने से टैक्स नहीं हो जाता, ये बात एक्सप्लेनेशन में लिखी है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इनकम के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहले एक्रूअल और दूसरा रिसिप्ट।
तो अगर एक्रूअल बेस पर इनकम टैक्स हो जाएगी तो रिसिप्ट होने पे दोबारा टैक्स नहीं होगी। यानी हमारी सरकार कह रही है कि हम हथौड़ा मारते हैं लेकिन इतनी जोर जोर से नहीं मारते कि एक ही इनकम पर 2 बार आपसे टैक्स लें। तो सर ये तो लॉजिकली है, हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी लिख दिया कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर इनकम एक्रूअल होने पर टैक्स हो गई तो रिसिप्ट होने पे दोबारा टैक्स नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखना कि जब मैं सैलरी का चैप्टर बताऊंगा तब दोबारा से डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। क्यों सर, सैलरी में यहां की बात क्यों बताओगे? नहीं, सैलरी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि सैलरी एक्रूअल पे टैक्स हो गई तो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स नहीं होगी, क्योंकि इनकम क्या होता है, एक्रूअल और रिसिप्ट, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो जहां जहां कंफ्यूजन है वहां वहां लॉ क्लियर करता हुआ चल रहा है कि एक ही इनकम कभी भी 2 बार टैक्स नहीं होगी, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आप करेंगे तो क्वेश्चन में आपको कई सारी इनकम की पर्टिकुलर्स दिए होंगे। तो अभी हमने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया है, आगे आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे हम कुछ और बातें पढ़ेंगे जो कि इन प्रैक्टिकल्स में मुझे जरूरत पड़ जाएगी, तो मैंने उनको पहले से ही आपको लिख करके बता दिया। उनमें से कुछ बातें ही बताएंगे। एग्जामिनर को भी पता है कि मुझे ज्यादा गहराई में अभी नहीं जाना है, तो वो आपसे कुछ बातें अभी से पूछना शुरू कर देगा। वो बातें हैं कि हमारी कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं, जिस पे टैक्स नहीं लगता। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में जाके देखेंगे तो पता चलेगा इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सारी चैप्टर नंबर 3 में लिखी हुई है। हमारी इनकम टैक्स में जो इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं वो सेक्शन 10 में लिख दी जाती हैं, और सेक्शन 10 हमारी बुक्स में अक्सर चैप्टर नंबर 3 होता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 समझना बहुत ही दिक्कत होता है शुरुआत में, क्योंकि हमें इनकम के बारे में पता नहीं होता। तो उसमें से कुछ मोस्ट पॉपुलरली यूज होने वाली इनकम्स को मैं यहां आपके साथ बता रहा हूं, वो हर चैप्टर में आती रहेंगी। पहला, हमारी क्योंकि कंट्री एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो यहां पर जब लॉ बनाया गया था तो लॉ में लिखा गया था कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। सर ये तो आप स्टार्टिंग की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास में भी बता चुके थे। तो अगर लिखा जाएगा कि एक पर्सन उसकी इनकम बिजनेस से भी है और एग्रीकल्चर से भी है, तो एग्रीकल्चर वाली इनकम टैक्स नहीं होगी। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम ऐसी होनी चाहिए जो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में हो। मैं बार बार पढ़ाते हुए ये बात कहता हूं कि मेरा केवल टीचिंग का बिजनेस नहीं है, मेरे अदर भी बिजनेस है। तो मेरा एग्रीकल्चरल का बिजनेस भी है, तो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं होती, एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में ही किसी लैंड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने नेपाल में जाके रेंट के ऊपर लैंड ले ली और वहां जाकर के मैं कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके इनकम कमा रहा हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि मान लो आपको मशरूम ग्रो कराना है, आपको क्यूमिन्स ग्रो कराने हैं, स्पाइसेस ग्रो करानी है, तो हो सकता है कि आपको यहां पर सूटेबल लैंड और वेदर कंडीशन नहीं मिल रहा, तो आपने सोचा यार इसको मैं बाहर जाके लैंड रेंट पे लेके बाहर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर लेता हूं। तो बाहर की लैंड से एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट नहीं है। हाँ, इंडिया में अगर आपने कोई लैंड लेकर एग्रीकल्चर इनकम अर्न की है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम सिंपली मत कह देना एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, और लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया से हो रही है तो वो टैक्सेबल है। तो आपको क्वेश्चन में वो उलझाएगा कि आपने पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर लैंड से इनकम अर्न किया, तो आपको समझना है इंडिया का होगा तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज होगा तो टैक्सेबल है। दूसरा, हमारी कंट्री में एक लॉ है गिफ्ट को लेने देने का, बहुत ही अच्छा लॉ है। पुराने जमाने में गिफ्ट के नाम पर लोग पैसे दे दिया करते थे, और आजकल का मॉडर्न जमाना है गिफ्ट के नाम पर चीजें दी जाती हैं। काश पुराना ही जमाना रहता, लोग गिफ्ट के नाम पर पैसे ही दे देते कि गगन ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, ले भाई इतने पैसे पकड़, जो लेना हो ले लेना। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सबसे बेहतरीन चीज है। इसमें देने वाले ने अगर मुझे 100 रुपए दिए तो मुझे 100 रुपए मिल गए। अब देने वाला क्या करता है, वो कहता है यार गिफ्ट देना है, क्या करूं। वो बाजार में जाता है, तो बाजार में कोई चीज खरीद के लाता है 500 रुपए की और मुझे दे देता है। तो वो हो सकता है चीज मेरे काम की ना हो, और अगर मेरे काम की हो भी तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स कमा लिया, बिजनेसमैन ने उसमें अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो वो उसकी वर्थ मेरे पास कम पहुंचती है। लेकिन ये जो भी है, दोनों तरीके से गिफ्ट होते हैं। कई लोग तो गिफ्ट में गोल्ड सिल्वर देते हैं, तो उसमें बहुत मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है, उनको सैल्यूट करना चाहिए। खैर, गिफ्ट चाहे कैश में मिले या काइंड में मिले, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसकी वैल्यू देख करके आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि क्या होगा।
तो ध्यान से सुनिए। हालांकि गिफ्ट के बारे में अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट इन इनकम टैक्स, और अगर आप उसको इनकम टैक्स में समझना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। उस पर एक चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां पर गिफ्ट का, डिविडेंड का सारा डिटेल बातें होंगी। सर यहां पर हमसे टाइपिंग मिस्टेक है। एग्रीकल्चर इनकम तो हमने बता दिया, फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है और अदरवाइज ये टैक्सेबल है। गिफ्ट में यहां पर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया लिखा हुआ आ गया, तो क्योंकि हमने गिफ्ट को, लैंड को ऊपर कर दिया है, तो मैं यहां पर अब गिफ्ट को हटा देता हूं, क्योंकि गिफ्ट को तो मैंने नीचे कवर कर लिया है। तो ये क्या हुआ कि पहले हम गिफ्ट और लैंड को एक साथ कवर कर रहे थे और बाद में हमने गिफ्ट को अलग से नीचे टाइप कर दिया है, इसीलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम ठीक कर देंगे। यहां हम लिख देंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। तो इसको हम बाद में पूरा कर लेंगे, ठीक है। गिफ्ट की बात मैं आपसे कर रहा था, तो पहले हम गिफ्ट को भी समझ लें। अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो गवर्नमेंट कहती है कि समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी फिर मैरिज होगी। तो मैरिज के ओकेजन पर दूल्हा दुल्हन, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, इन दोनों को जो भी गिफ्ट मिलते हैं वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होते हैं। इसका मतलब यह कि जब भी आपकी मैरिज हो, आप खुल करके इनकम टैक्स में दिखा देना कि मुझे जो रिलेटिव्स आए थे उन्होंने ये सगन के तौर पर पैसे दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 50,000 दिए। तो उस तरीके से आप दिखा सकते हो कि मेरे पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। ब्राइड ग्रूम को ज्वेलरी मिलती है, कार मिलती है, जो भी मिलता है। मैं किसी तरीके से डाउरी वावरी की बातें नहीं कर रहा हूं, कहीं आप कहें कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है जो दूल्हा बनने वाला है वो दुल्हन को वो भी तो गिफ्ट कर सकता है। जैसे भी आप लेकर के चले, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं अपने मुद्दे पे रहना चाहता हूं कि शादी के वक्त दूल्हा और दुल्हन को जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उनके माता पिता को जो मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सर वो कैश में मिला तो एग्जेम्प्ट होगा, काइंड में मिला तो भी एग्जेम्प्ट होगा। यस, कैश में मिला, काइंड में मिला, दोनों ही केस में एग्जेम्प्ट होगा। सर रिश्तेदारों से मिला तो भी एग्जेम्प्ट होगा, दोस्तों से मिला तो भी एग्जेम्प्ट होगा। इनकम टैक्स में गिफ्ट के ट्रीटमेंट में यह देखा जाता है कि आपको अपने ब्लड रिलेशन से गिफ्ट मिल रहा है या आपको किसी ब्लड रिलेशन के बाहर के किसी रिलेशन से मिल रहा है। जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड मुझे गिफ्ट कर दे, गगन तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे बर्थडे के ऊपर गिफ्ट लाया हूं, तो वो मेरा ब्लड रिलेशन में नहीं है। तो ब्लड रिलेशन में कभी भी गिफ्ट मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। तो पहली बात मैंने आपको यह बताई कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, और आपको से मेरा मतलब मैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की बात कर रहा हूं, तो दुल्हन और दूल्हा इनको अगर मिला है तो वो ओकेजन मैरिज का ओकेजन था, उस पर मिला है, तो वो चाहे रिलेटिव से मिले तो भी एग्जेम्प्ट। रिलेटिव मतलब हमारे ब्लड रिलेशन में चाचा मामा ताया जो हैं, और अदर्स मतलब हमारे दोस्त या मेहमान जो आते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, पड़ोस में है, उनसे भी मिला है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। इनकम टैक्स की बेहद खूबसूरत बात है कि ये मैरिज पर जो भी गिफ्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सर ये मौका तो लाइफ में एक ही बार आता है, लेकिन हम बर्थडे मनाते हैं, कभी हम कुछ मनाते हैं, तो जो भी अगर अदर ओकेजन है, उस अदर ओकेजन पर जो भी गिफ्ट मिलेगा तो लॉ कहता है कि अगर वो आपके ब्लड रिलेटिव से मिल रहा है, रिलेटिव्स की लिस्ट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिल जाएगी, तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये आपके ब्लड रिलेटिव्स को छोड़ करके अदर लोगों से मिल रहा है, कोई पड़ोसी दे गया, कोई दोस्त दे गया, कोई और जानकार था वो दे गया, तो गवर्नमेंट कहती है कि टोटल साल में जो गिफ्ट मिलेंगे अगर वो 50,000 रुपए तक हैं, यानी वो 49 है, 48 है, 28 है, 50 है, तो वो पूरी तरह से माफ है। लेकिन अगर वो 50,000 से ज्यादा हो जाएंगे इन टोटलिटी, अगर वो 51,000 हो गए तो फिर 1,000 नहीं, पूरा का पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात आप अपने पास नोट में लिख लो। ये मैंने ऊपर लिख के बताई है कि गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिले तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट चाहे ओकेजन ऑफ मैरिज पे मिले या अदरवाइज मिले, देखो एग्जेम्प्ट होता है। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, चाहे ओकेजन मैरिज का है चाहे ओकेजन कुछ भी है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। और
मैरिज के ओकेजन पर ये किसी से भी मिले एग्जेम्प्ट है, लेकिन बाकी सभी सिचुएशन में अनरिलेटेड पर्सन के गिफ्ट जो होते हैं वो केवल 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होते हैं, उसके बाद पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। यानी ये वाला कॉलम ऐसा है जिसपे आपको ध्यान देना है, कॉलम नंबर 4। समझ में आया? ठीक है। तो हम जब पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम की बात बीच में आएगी, हम जब पढ़ेंगे गिफ्ट की बात बीच में आएगी, और जब हम पढ़ेंगे तब डिविडेंड इनकम की बात बीच में आएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि डिविडेंड देने वाली अगर इंडियन कंपनी है तो डिविडेंड किसी को भी मिले 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड पूरी तरह से माफ है, और 10 लाख से अगर ज्यादा डिविडेंड है, 11 लाख है, तो 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड होगा, केवल ऊपर वाला एक्स्ट्रा अमाउंट, वो 10% के रेट से टैक्सेबल होता है। क्योंकि डिविडेंड एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाई जाती है, इसलिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम में बहुत ज्यादा टीचर इसके ऊपर आपको तंग नहीं करेंगे, तो वहां उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्योंकि एग्जाम वाला तो ये जानता है कि बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, इसलिए कई बार एग्जाम में वो डिविडेंड इनकम यहां पर जब पूछेगा तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है। किसी को डिविडेंड मिला 50,000, 50,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर डिविडेंड मिला 8,30,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि 10 लाख से नीचे है। डिविडेंड मिला 10 लाख फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर डिविडेंड मिला 12 लाख, तो ओनली 2 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। और डिविडेंड के बारे में लॉ ये कहता है कि ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ अमाउंटिंग टू 12 लाख और मैंने 50,000 रुपीज का खर्चा किया था, तो गवर्नमेंट खर्चे की बात हटा देगी, वो कहेगी तुम्हारी इनकम हो गई डिविडेंड 12 लाख, जिसमें से 10 लाख रुपीज हटा दो, 2 लाख रुपीज टैक्सेबल होगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी के लिए होता है। अगर आपने फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, अगर आपने टेस्ला कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, अगर आपने फेसबुक कंपनी के शेयर ले रखे हैं, किसी फॉरेन कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो उससे मिलने वाला डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। यानी डिविडेंड इनकम देखते ही पहले तो देखना है कि इंडियन इनकम है, इंडियन कंपनी से है, फॉरेन कंपनी से है। अगर फॉरेन कंपनी से है तो कुछ मत देखो, पूरी तरह से टैक्सेबल है। इंडियन कंपनी से है तो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में वो मुझसे टैक्स निकलवाएगा नहीं, लेकिन एग्जामिनर का भरोसा नहीं, अगर वो निकालने को कह दे तो इस इनकम पर ओनली 10% के रेट पे टैक्स लिया जाता है, बाकी सब पर नॉर्मल टैक्स रेट चलते हैं। ओके, दूसरी बात, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो जब हम इनकम कंप्यूट करते हैं तो हम अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की इनकम कंप्यूट करते हैं, लेकिन एग्जामिनर बीच में घुसा देता है कि मेरी पिछले साल की इनकम के साथ साथ और भी पुरानी इनकम को देना शुरू कर देता है, तो आपने उनको नहीं लेना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920 है, तो क्वेश्चन में अगर 1819 या 1718 या 1516 किसी भी पुराने प्रीवियस ईयर की इनकम दी होगी तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, बस सर एक बात करो, मैं इनकम देख के टैक्सेबिलिटी डिसाइड कर सकता हूं या मैं रेजिडेंशियल स्टेटस देख के टैक्सेबिलिटी डिसाइड कर सकता हूं। वैसे तो इनकम देख के टैक्सेबिलिटी डिसाइड करना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं देखूं कि एक स्टेटस था ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जब मैं इसके लिए देखता हूं तो सेक्शन 5 कहता है कि तूने इनकम इंडिया में रिसीव की टैक्सेबल, तूने इनकम इंडिया में अर्न की टैक्सेबल, तूने इनकम इंडिया के बाहर अर्न और रिसीव की तो भी टैक्सेबल। तो ROR कह रहा है कि भैया मेरे लिए देखते ही क्यों, इनकम कौन सी थी, सारी इनकम टैक्सेबल है। तो ये बात हमने यहां पर लिख दी। अब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है रेमिटेंस। इन दोनों को आप समझिए, रिसिप्ट और रेमिटेंस का मतलब आप मेरे साथ समझने की कोशिश यहां पर कीजिए। ये देखिए, जब हम बात करते हैं रिसिप्ट की तो लॉ कहता है रिसिप्ट का मतलब होता है वो पहला ओकेजन कौन सा था जब ये मनी आपके कंट्रोल में आया, इट इज कॉल्ड रिसिप्ट ऑफ मनी। तो बच्चे ने कहा सर मुझे आपसे पढ़ना है, हमने सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस बहुत चलती हैं। मैंने कहा हाँ जी, बच्चे कहते तो हैं। तो कह रहे सर हमें आपसे पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे एडमिशन होगा, तो मैंने कहा जी आपके पास गूगल पे, फोन पे कोई ऐप है, नेट बैंकिंग ऐप है, तो आप उससे मनी ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो मनी उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया।
अब वो मनी उसने मुझे ट्रांसफर किया और मेरे बैंक अकाउंट में आ गया कि जी आपके पास ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, तो वो मेरे कंट्रोल में आ गया, उसको कहते हैं रिसिप्ट। अब वो अकाउंट वो मेरे उसमें आ गया। अब लेट अस सपोज मैं उसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। मान लीजिए लेट अस सपोज मैं उसे किसी अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। मैंने लेट अस सपोज फॉरेन में कोई अकाउंट खोला, मुझे उसके लिए डॉलर्स की जरूरत थी, तो मैंने कुछ मान लीजिए अमाउंट यहां से वहां पर ट्रांसफर किया, ठीक है, और वो मैंने फिर कुछ जरूरत थी तो करना था। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब वो ट्रांसफर हुआ तो रिसिप्ट होने के बाद हुआ। तो जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो पहले यूएस में रहता था, तो यूएस में जॉब करता था, मुझे पैसा यूएस में मिला था, मेरा वो बैंक अकाउंट यूएस के अंदर चल रहा था। अब मैं इंडिया आ गया, तो नॉन रेजिडेंट कहता है कि वो पैसा मैंने यूएस से अपने इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर ले लिया, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता, रिसिप्ट टैक्सेबल होता है। तो लॉ कह रहा है कि देखो वो मनी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, वो मनी रेमिटेड इन इंडिया है। रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जब पहली बार वो मनी आपके कंट्रोल में पहली बार आया था, उस पॉइंट को हम रिसीप्ट कहते हैं। वो अगर आपको यूएस में मिला था तो ये मनी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री है। बाद में आप उसे इंडिया में ले आए, इस बात से टैक्सेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में रिसीव किया, बाद में आप कहां ले गए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सर ये जो रिसिप्ट और रेमिटेंस का रूल है, ये मेरे को मिले या मेरे एजेंट को मिले, एक ही बात होती है। तो हम इसमें दोनों ही सिचुएशंस को कवर करते हैं। मतलब अगर मेरे किसी एजेंट ने रिसीव किया तो इसका मतलब है मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है सर, तो हमने जो बातें आपको बताई ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं थी, समझाने में समय लगता है। आप इसे क्विकली 5 मिनट्स में रिवाइज करेंगे एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको ये शीट दे दूंगा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, तो बेटे हमने बेसिकली अपना ये वाला चार्ट फॉलो करना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये हम दिखा रहे हैं फ्रॉम द बुक डॉक्टर गिरीश आहूजा, जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी बुक से इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाने वाला हूं कि हम कैसे इसको करेंगे, और फिर बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारी जो ये गिरीश आहूजा सर की बुक है, इसमें यहां पर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और बाद में बुक के लास्ट में प्रीवियस एग्जामिनेशन करके भी वो क्वेश्चन देते हैं। अगर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी हो तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो क्या करेंगे हम, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन करने में एग्जाम में हमें टाइम लगता है, तो मैं आपको फोकस रखूंगा समझाने में। मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूं। रुकिए, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसका ये जो मैं आपको शीट देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने हाथों से करें। स्टूडेंट जनरली चाहता है कि सर मुझे पीडीएफ दे दो, तो मैं पीडीएफ आपको जो नोट्स अभी दिखा रहा था उसकी बना के दूंगा, सो दैट आप एग्जाम में रिवाइज कर सके। लेकिन मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं इसकी पीडीएफ में आपको नहीं दूंगा, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 2.12 फ्रॉम द बुक डॉक्टर गिरीश आहूजा। ओके, ये क्या कह रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 2.12। इस इलस्ट्रेशन में कहा गया, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ आर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ओके, कंप्यूट हिज इनकम इफ ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए हम तीनों का बना देते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ना क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम कम होने की वजह से एग्जामिनर कई बार कहता है केवल 2 ही केस में निकाल दो, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इस तरीके से वो कई बार ना क्वेश्चन को ये नहीं कहते कि तीनों बना दो। तो आप ऐसा प्रैक्टिस मत डाल लेना कि हमेशा तीनों ही बनते हैं। कई बार वो 2 का भी मांग लेते हैं, कई बार वो 1 का भी मांग लेते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जाम में टाइम फ्रेम का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर फॉर प्रीवियस ईयर या फॉर असेसमेंट ईयर, वो आप अपने आप लिखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर बनाते हैं, क्योंकि मुझे 3 केसेस में पूछा गया है तो मैं 3 कॉलम बना रहा हूं। अगर आपसे
वो दो केसेस में पूछे तो आप दो कॉलम बनाना। यहां पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, मतलब उस इनकम को दोबारा हम कॉपी करते हैं और फिर जो हमसे स्टेटस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कि हमसे किसका पूछा गया। तो जैसे इस क्वेश्चन में तीनों पूछे गए हैं। अब ए नंबर क्लॉज यहां पर हो सकता है कि आप अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही होगी, हालांकि कंप्यूटर में भी दिक्कत हो सकती है, बट मैं इससे ज्यादा आपके लिए इसको बड़ा नहीं कर सकता हूं, तो आप बुक को रेफर कीजिएगा। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे ये मत कहिएगा कि सर इनकी पीडीएफ मुझे दे दो, मैं सिर्फ क्लास में यूज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को स्कैन करके आपको दिखाता हूं, मैं पूरी पीडीएफ नहीं बनाता हूं, तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आपको बुक परचेज करनी चाहिए, लेटेस्ट बुक परचेज करनी चाहिए, ये आपकी फ्रीडम होती है कि आप कौन सी बुक लें, ठीक है। तो पहला केस कह रहा है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली। तो क्योंकि प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया आपने पढ़ी थी, वहां ये बात कही गई थी। क्लॉज 9(1) के सबसे पहले क्लॉज में कहा गया था, जहां पर बिजनेस कनेक्शन बताया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपका एसेट, आपका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है तो ये इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। अब क्या होता है कि रेंट यूएसए में मिला तो वो व्यक्ति कह सकता है कि मुझे रेंट यूएसए में मिला, ये इनकम इंडिया की कैसे हो गई। इसीलिए लॉ ने लिख करके बता दिया कि इस केस में हम इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानते हैं, इसीलिए ये इंडिया की हो गई। तो इसीलिए लॉ कई बार सिचुएशन को क्लियर कर देता है कि इंडिया में प्रॉपर्टी का रेंट आप कहीं भी रिसीव करोगे वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। और जो इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज मानी जाती है, आपको पता है कि वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। तो मैंने सबसे पहले चेक किया, मेरी इनकम ये वाली इनकम निकली, बी क्लॉज की इनकम निकली, और बी क्लॉज की इनकम के लिए लॉ ये कहता है कि इसका स्टेटस कुछ भी हो ये टैक्सेबल होगी ही होगी तीनों को। इस वजह से मैंने इसको तीनों को टैक्स कर देना है। तो मैं यहां टाइम लिखने में वेस्ट नहीं कर सकता, आपने ये पूरी की पूरी लाइन यहां पर कॉपी करनी है और फिर इसका अमाउंट ऑफ इनकम है 80,000, ये आप तीनों में लिख दोगे। अब ये आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे कि सिंपल ए लिख के चले आओगे, फिर एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा, फिर आप मुझे कुछ मत कहना। दूसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए बट कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। तो सर ये बिजनेस यूएसए में है, हां, तो ये इनकम एक्रू और अराइज इन यूएसए है, हां। सर इसके साथ ये नहीं लिखा कि रिसीव कहां हुई, तो इसका मतलब यूएसए में ही रिसीव हुई, यानी ये मेरी थर्ड कंडीशन की इनकम बन रही है जिसे मैं फॉरेन इनकम कहता हूं। एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। हां सर, यही वो क्लॉज है जिसके लिए तीनों स्टेटस मैटर करते हैं, इसीलिए मैं आपको दोबारा एक बार दिखाता हूं। जब आपकी ये तीसरी कैटेगरी की इनकम आती है तो सबसे पहले, जब ये तीसरी कैटेगरी की इनकम आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपने एक बात अपने दिमाग में रख लेनी है। क्या सर? आरओआर को टैक्सेबल है, एनआर को नॉट टैक्सेबल है। आरओआर को टैक्सेबल है, एनआर को नॉट टैक्सेबल है। ठीक है जी, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आनी है। सर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, तो यहां पूरा लिखोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। इस लाइन का सिग्निफिकेंस अभी आपको बताऊंगा। सर ये इनकम फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम के लिए मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि रूल नंबर ये कहता है कि आरओआर के लिए टैक्सेबल, एनआर के लिए नॉट टैक्सेबल। ठीक है सर, एनओआर के लिए मुझे ये पॉइंट पढ़ना है, एनओआर के लिए ये इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। यानी एनओआर के लिए ये थर्ड इनकम नॉट टैक्सेबल होती है, लेकिन यहां लिखा है अनलेस, यानी कि अगर आपकी इनकम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया से होगी तो ये टैक्सेबल होगी, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगी। तो मुझे बताइए जो क्लॉज नंबर बी है, क्या ये यही वाली इनकम की बात हो रही है जिसे लॉ कह रहा है कि ये टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, इसीलिए ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो सर ये मुझे याद रखना है कि फॉरेन इनकम के केस में एनओआर में लॉ ये कहता है, लॉ यहां पर इस केस में ये कहता है कि अगर ये इनकम बिजनेस या प्रोफेशन की हुई जिसे आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगी, यानी ये स्पेशल उस नोट की वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगी।
सर क्लॉज नंबर सी, इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बैंगलोर। अब आपका बिजनेस ही बैंगलोर में है, इंडिया में बिजनेस है, तो ये इनकम क्या हो गई, एक्रू और अराइज इन इंडिया। और जो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई वो बी क्लॉज वाली इनकम हो गई और वो सभी को टैक्सेबल होती है। कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए, अब यहां पर वो मुझे लिख रहा है कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए, तो जब इनकम इंडिया में एक्रू हो गई तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो गई, चाहे आप उसकी कंट्रोलिंग कहीं से भी कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, तो ये बात बेकार थी, ये तीनों को टैक्सेबल होगी। सर यहां लिखा है कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए, तो यहां यूएसए बीच में आ रहा है, तो हो सकता है ये इनकम यूएसए में भी टैक्सेबल हो, बिल्कुल हो सकता है ये इनकम यूएसए में भी टैक्सेबल हो, लेकिन आपको अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक इनकम दो कंट्रीज के अंदर टैक्सेबल हो सकती है, उसके लिए वो दोनों कंट्रीज अपने अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस रूल बनाती हैं। हमारा काम अभी क्या है कि मैं इंडियन लॉ को पढ़ रहा हूं, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग मैं आंसर बना रहा हूं, तो मैं इसे अपने यहां पर इंक्लूड करूंगा। सर सी के बाद आ गई डी, डी है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए। सर ये रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए यानी कि यूएसए में है, रिसीव्ड देयर यानी कि रिसीव भी वहां हुई, तो यानी ये मेरी सी कैटेगरी की इनकम हो गई, फॉरेन इनकम हो गई। जब भी मेरी फॉरेन इनकम की बात आती है तो साथ में पूरा पहले पढ़ लेते हैं, सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, तो सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया वर्ड को आप काट दो, मैंने बता दिया रेमिटेंस से कोई मतलब नहीं है, यानी ये फॉरेन इनकम की बात कर रहा है। जब भी फॉरेन इनकम की बात आ जाए तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है, इसके लिए टैक्सेबल और इसके लिए नॉट टैक्सेबल, सबसे पहले ये याद रखना है, फिर इसके ऊपर आना है, बाद में इसके ऊपर आना है। जब इसके ऊपर आएंगे तो आपने ये बात अपने माइंड में रिकॉल करनी है कि लॉ ने लिखा है एनओआर के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती अनलेस वो बिजनेस इनकम हो जो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो। एक ही सिचुएशन में ये टैक्सेबल हो सकती थी, अगर वो बिजनेस इनकम हो। क्या ये बिजनेस इनकम है? आंसर इज नो, तो इसका मतलब ये इसके लिए अब टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको अभी अभी देखा है, ध्यान नहीं है तो देख लीजिए, मैंने बताया था कि एनओआर के लिए ये इनकम नॉट टैक्सेबल है, केवल एक ही केस में टैक्सेबल है, जब ये बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो जिसे इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो। प्रोफेशन के लिए सेटअप वर्ड यूज होता है, बिजनेस के लिए कंट्रोल वर्ड यूज होता है। तो जब भी बिजनेस इनकम की बात करेंगे लिखेंगे कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जब भी प्रोफेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मुझे क्वेश्चन कराने में समय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपको समय लगेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी, अरे भाई इंटरेस्ट देने वाली कंपनी इंडिया में है, सोर्स इंडिया में है, तो ये इनकम इंडियन इनकम हो गई। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई। तो जो ये इनकम है तो सर ये सभी को टैक्सेबल होगी, ये सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। सर क्या मुझे सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी? नहीं, बुक भले लिख सकती है कि बुक कहे कि बच्चे को पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो तो बुक हो सकता है लिख दे, आपको लिखने की रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लेंदी हो जाता है और आपको केवल इसी तरीके से बनाना है। आपको क्लासिफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है कि सर ये ए कैटेगरी की थी, बी कैटेगरी की थी या सी कैटेगरी की थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19, सर मेरा प्रीवियस ईयर था 19-20, ये चला गया 18-19 में, तो तू भूतकाल में कहीं मर्जी जाता रहे, पिछले जन्म में चला जा, राबता कर, मुझे क्या मतलब। अरे ये पॉइंट नंबर एफ तो आपके किसी काम का है ही नहीं। जी, क्लॉज नंबर जी, क्लॉज नंबर जी कह रहा है मुझे गिफ्ट मिला। अब गिफ्ट मिला है मुझे पेरेंट से, तो मैंने कहा था कि अगर आपको ब्लड रिलेटिव्स में मतलब अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताई, बुआ मामा, इन सब से मिलता है, तो गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिले तो कोई भी ओकेजन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चार्ट में आपको बताया था गिफ्ट रिलेटिव से मिले पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है और ये सभी के लिए रूल अप्लाई होगा। उसके बाद आप इसको टोटल कर देना, इनकम आ जाएगी। ये वर्बली हो जाएगा हमारे पास, तो ये कितना हो गया सर 120 प्लस 80, 2 लाख, 380, 460, तो ये मेरे पास 4,60,000 बनता है। दूसरे केस में ये हो गया मेरे पास 2 लाख, 380, 4 लाख, और फिर ये हो गया मेरे पास 2,80,000। अब बुक कैसे आंसर बना रही है इससे मतलब नहीं, आपने एग्जाम में ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया, सिर्फ एक चेंज यहां पर आपको जो है ना ऐसे लाइनें नहीं मारनी है, पूरी तरीके से ध्यान से सफाई से लिखना है।
एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन हो जाए अब की बार, जैसे सिचुएशन में चलता रहता है, तो वो उम्मीद करते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में बच्चा थोड़ा समय लेके लिख ले, तो बात दूसरी है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सर देखो ना, बुक ने तो ये कैटेगरी बना दी, इनकम अर्नड इन इंडिया कौन सी है, इनकम, ये आपके समझने के लिए ऑथर ने बनाई है, आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब देखो सर, अगला क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे। मैंने कहा रुक जाओ, अभी एक आधा क्वेश्चन किया है। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर मैं तो खुद बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वीडियो रोक के बना लो। अब तुम्हारे पास लॉ भी क्लियर है और आंसर भी तुम्हारे सामने है। एक दो सॉल्व क्वेश्चन बनाने के बाद आप उसके अंदर फटाफट परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है सर। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ बनाता हूं। अगर आप चाहें कि सर हम तो इसे खुद बनाएंगे, तो आप वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए। इसमें एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। टफ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। तो सर ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2.13 है। इनकम टैक्स में आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। अनसॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस अगर आप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहां गलती हुई है। और इनकम टैक्स आपके कॉमर्स का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां थोड़ा सा संभल के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले मैं देख लेता हूं, मुझसे पूछा गया है कि कंप्यूट हिज इनकम इफ एक्स इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। यानी वो कह रहा है मुझे दो ही केस में निकाल के बता दीजिए कि जब वो रेजिडेंट हो और जब वो नॉन रेजिडेंट हो। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो प्रैक्टिस में मैं एनओआर का कॉलम बना रहा हूं, आप मत बनाना, मैं बना रहा हूं। क्योंकि मैंने अभी एक ही क्वेश्चन कराया और मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करवा नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने यहां पर आपके लिए ये वाला कॉलम भी ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये ROR और NR ये क्वेश्चन ने मांगा है। NOR आई एम मेकिंग फॉर लर्निंग पर्पस ओनली। आपको केवल समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूं। आपको एग्जाम में जिसका मांगा जाए उसी का बनाना। भगवान राम वाली आदत मत करना कि धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष ही तोड़ दिया। तो हमारे पास उनके जितना सामर्थ्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधी बात करेंगे। सबसे पहली इनकम, इनकम नंबर ए, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी मतलब सोर्स इंडिया में है, यानी ये इनकम डीम टू एक्रूर राइज इन इंडिया हो जाएगी और ये सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। सर इतनी आसानी से आप कैसे कह देते हो? कुछ समय के बाद आप भी कहोगे, मुझसे आगे चल के कहोगे, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो। समझ में आया? मैं आपके साथ आप जब डीयू में, जब तक आप सेमेस्टर 6 तक जाएंगे ना, हर सेमेस्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे कह दिया? अरे डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आप चैंपियन बन जाओगे। मेरे से भी बढ़िया तरीके से आप आंसर इसके निकालोगे। अच्छा सर, अब आ गया पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए। तो जब हम सेक्शन 9 आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर आपने सर्विस इंडिया में दी और उसकी सैलरी आपने कहीं भी रिसीव की, लीव पीरियड में की, रिटायरमेंट के बाद रिसीव की, तो वो इनकम तो इंडिया की एक्रूअल राइज मानी जाती है और इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो ये इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। यानी ये जो बी कैटेगरी की इनकम है, ये सेक्शन 9(1) के क्लॉज नंबर 2 के अंदर कवर हो जाती है, जहां लिखा हुआ है कि भाई अगर सर्विसेज इंडिया में दी थी तो फिर वो इनकम आपकी इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल बनती है। यानी ये यहां भी टैक्सेबल है, यहां भी टैक्सेबल है और यहां भी टैक्सेबल है। आपने समझना है कि मैं क्वेश्चन कर कैसे रहा हूं। पहले मैं इनकम को देख रहा हूं, वो इनकम है कौन सी, और फिर मैं देख रहा हूं उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। हाँ सर इतनी बातें मत करो, हम बात समझ गए, जल्दी जल्दी बात खत्म करो। प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, वाह, फॉरेन में है। विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, वाह, ये तो एनओआर का पॉइंट था और क्वेश्चन ने एनओआर पूछा ही नहीं था। हाफ ऑफ प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, वेरी वेरी गुड। यानी ये प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस कंट्रोल्ड फ्रॉम या कंट्रोल्ड इन इंडिया। ये इनकम कितनी है? 2 लाख है। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन इंडिया। मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस तरह के पॉइंट आए तो आप क्या करना, पहले इसके 2 हाफ पार्ट कर देना। हाफ रिसीव्ड इन इंडिया, तो अगर मेरी पूरी इनकम 2 लाख थी तो हाफ हो गया 1 लाख।
इसका मतलब 1 लाख इंडिया में रिसीव हुआ, तो जो इनकम इंडिया में रिसीव हो गई आंख बंद करके वो सभी को टैक्सेबल कर दी जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, आपका मानना नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका विचार आपका, मेरा विचार मेरा। सर कोई बात नहीं। जो बाकी रिमेनिंग हाफ है, ये जो रिमेनिंग हाफ है, इसका मतलब ये रिसीव हुई थी आउटसाइड इंडिया, तो इसके ऊपर वो क्लॉज नंबर सी बनेगा। इस पे क्लॉज नंबर सी बन रहा है और इस पर क्लॉज नंबर ए लग गया। अच्छा, इस पे क्लॉज नंबर सी लग गया। मैंने कहा हाँ, और क्लॉज नंबर सी में सर आपने कहा था इसके लिए हमेशा टैक्सेबल, इसके लिए टैक्सेबल नहीं, और इसके लिए मुझे रूल याद करना पड़ता है, क्या ये इनकम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया की है, यस तो टैक्सेबल हो जाएगा, और बाई चांस ये कंट्रोल इन इंडिया वाली इनकम है इसीलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर क्या हमें ये एग्जाम में ए और सी मेंशन करना है? बिल्कुल भी नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट ना बच्चे को दिक्कत करता है ना। पहली बार तो एक बार समझेगा, थोड़ी सी समझ से करेगा, हाँ, दूसरी बार करेगा अटक अटक के करेगा, तीसरी बार में थोड़ा ऐसे, और चौथी बार में वो प्रोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये भी बार बार ऐसे रिपीट होंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेड टू इंडिया से मुझे कोई मतलब नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम है लेकिन भूटान में है, तो भूटान तो इंडिया है नहीं। अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया होती तो एग्जेम्प्ट हो जाती, यानी ये तो फॉरेन इनकम हो गई। तो इससे मिलेगा क्लॉज नंबर सी, इनकम जो बाहर अर्न की और बाहर रिसीव की। क्लॉज नंबर सी के लिए रूल ये है कि भाई इसके लिए टैक्सेबल, इसके लिए कुछ भी नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो गया। और एनओआर की जब बात आएगी तो एनओआर के लिए ये इनकम टैक्सेबल हो सकती है अगर ये बिजनेस इनकम हो। हाँ, ये बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस। क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंट्रोल्ड इन इंडिया थी? नहीं सर, तो यानी कि अब ये इसको भी टैक्सेबल नहीं होगी। मेरी एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी बात थोड़ी ना है। आप लोग इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप अगर कोई डाउट हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर सर डाउट आपसे हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बच्चा चाहता है कि सर मैं हर बात पे कॉल करूं, तो हर बात पे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चे बहुत, मैं देखता हूं इतने डिसेंट होते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर मेरे से पूछते हैं, मतलब मुझे दुख होता है कि मैं इनडिसेंट बच्चा हूं या उनके जैसा बिहेवियर मेरा नहीं है। कुछ बच्चे तो वाकई में मुझे हैरान कर देते हैं, उनकी डिसेंसी मुझे हैरान कर देती है। खैर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर, तो यानी कि ये थर्ड कैटेगरी की फॉरेन इनकम है। जब भी फॉरेन इनकम की बात आए यहां टैक्सेबल, यहां नहीं होगा। एनओआर में मैं याद करता रहूंगा, क्या ये बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया थी? नहीं सर, तो टैक्सेबल नहीं होगा। पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया, भाई पास्ट इनकम को हम यहां पर कुछ भी इंक्लूड नहीं करते, हम केवल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से संबंधित इनकम्स की बात करते हैं। फिर आ गया सर गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एक्स। एक्स कौन है? आर है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एक्स आउटसाइड इंडिया फ्रॉम वाई, जो कि रेजिडेंट इन इंडिया था। अब यहां ये लिखा नहीं है कि वो मेरे ब्लड रिलेशन में था, तो भाई ये अनरिलेटेड पर्सन है। अनरिलेटेड पर्सन के केस में अगर 1,20,000 रुपीज से ज्यादा का गिफ्ट मिलेगा तो पूरा टैक्सेबल होगा, यानी कि यहां पर तो मैं इसको पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दूंगा, ठीक है। अब सर गिफ्ट ऑफ मनी मुझे मिला, मैं कौन हूं? नॉन रेजिडेंट। यहां देख सकते हैं मैं कौन हूं? नॉन रेजिडेंट। ये गिफ्ट मुझे मिला, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसी साल हमारे पास सेक्शन 9 के अंदर एक चेंज आया था, ये देखिए। सेक्शन 9(1) में एक लास्ट क्लॉज ऐड हुआ था जहां लिखा था कि अगर गिफ्ट से इनकम हो रही है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो मेरे केस में एक्स बन गया अब नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट को ये इनकम हो रही है। कौन सी इनकम हो रही है? इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, तो ये आउटसाइड इंडिया की इनकम है, ठीक है। और ये कौन सी इनकम होनी चाहिए? गिफ्ट होनी चाहिए। और ये मिला हो 5 जुलाई 2019 के बाद, तो यहां मुझे डेट याद रखनी है, उन्होंने 5 अगस्त लिखा है, यानी ये 5 जुलाई के बाद मिली है। तो नॉन रेजिडेंट को अगर 5 जुलाई के बाद गिफ्ट मिलता है तो वो माना जाएगा, अगर वो रेजिडेंट से मिलता है तो माना जाएगा कि वो इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया है। और अगर ये इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी तो फिर ये क्या होगी? ये बी कैटेगरी की इनकम बन के टैक्स हो जाएगी। तो यानी कि ये बी कैटेगरी की इनकम बनने की वजह से यहां पर ये टैक्स हो जाएगी नॉन रेजिडेंट को।
अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एनओआर, तो जो हमने लॉ पढ़ा वहां लिखा था कि अगर नॉन रेजिडेंट को मिलती है तो ये इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होगी। एनओआर के बारे में क्या होगी, तो लॉ में तो कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए शायद गिरीश आहूजा जी ने इस क्वेश्चन में से एनओआर हटा दिया। वो जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि यार एनओआर में मैं क्या लिखूं। प्रॉब्लम कहां है कि लॉ में तो ये बात स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट का नाम लेके लिखी है, तो मैं एनओआर के लिए क्या मानूं? क्या मैं ये कह दूं कि एनओआर के लिए भी ये इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया है? ऐसा नहीं हो सकता। एनओआर कहेगा कि आपके लॉ में एनआर लिखा था, एनओआर नहीं लिखा था। तो यानी कि ये एक सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। तो ऐसे में मैं इसका आंसर दे नहीं सकता, ये बात मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर साहब से पूछिएगा, मुझे इसके लिए फोन मत लगाइएगा, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं यहां मेंशन कर देता। मैंने लॉ पढ़ा, लॉ में लिखा था कि नॉन रेजिडेंट को अगर 5 जुलाई 2019 के बाद में ये इनकम मिलती है तो इनकम डीम टू एक्रू राइज इंडिया मानी जाएगी, तो मैंने नॉन रेजिडेंट का ट्रीटमेंट कर दिया है। लेकिन एनओआर के बारे में लॉ में कुछ नहीं लिखा, तो मैं ये ट्रीटमेंट आपको नहीं बता सकता। ये लॉ आपके सामने है, ठीक है। जब भी डेट आती है तो हमें यह देखना पड़ता है कि 5 जुलाई को इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो यहां लिखा है कि अगर ये गिफ्ट आपको 5 जुलाई 2019 को भी मिल जाता तो भी टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये डेट मेरे लिए रेलिवेंट है। याद रखना कि अगर गिफ्ट 5 जुलाई को भी मिला है तो भी टैक्सेबल है, 5 जुलाई के बाद मिला है तो भी टैक्सेबल है, और अगर 5 जुलाई से पहले यानी 4 जुलाई को तक मिला था, अप्रैल मई जून या 4 जुलाई तक मिला था, तो फिर ये टैक्सेबल नहीं है, ये फिर आप एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि रूल कह रहा है कि ये 5 जुलाई से चेंज आया है। ठीक है सर, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया। इसका टोटल अब आप लगा लीजिएगा। सर लगा ही देते, लो 1,20,000, 1,80,000, 2 लाख, 1,25,000, 4 लाख और 1,20,000। मेरे पास ये आ रहा है 11,45,000 और वो आ रहा है 3 लाख, 4 लाख, 5,20,000। इस केस में मैं आंसर देने में सक्षम नहीं हूं, तो आपको अपने कॉलेज प्रोफेसर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। अब हम आपके साथ एक दो क्वेश्चन वर्बली डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये गिफ्ट आपको मतलब 5 जून को मिला होता तो जून में इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं थी। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए इसको रिवीजन के लिए मार्क कर लेना, क्योंकि ये न्यू अमेंडमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2.14। सर हम बनाएंगे? बिल्कुल आप ही बनाओगे, मैं तो केवल डिस्कस कर रहा हूं, बनाने भी नहीं वाला। पहला है सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ओहो सर, वो सर्विस तो हांगकांग में देता था, तो इंडिया में क्यों रिसीव किया? क्योंकि उसने इंडिया में रिसीव कर लिया, एक कैटेगरी बन गया, तीनों को टैक्सेबल हो गया। क्या क्या सर, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कह दिया? नहीं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया रिसीव्ड इन जर्मनी। आपका प्रोफेशन सेटअप हो रखा है इंडिया में और आप इसे रिसीव कर रहे हो जर्मनी में, तो क्या करेंगे सर? भाई जब आपका ये बिजनेस ही इंडिया में है तो फिर ये इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी इन युगांडा, प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा आउट ऑफ विच 2,40,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया। तो रेमिटेंस से मुझे कोई मतलब नहीं होता, ये प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन में है, थर्ड कैटेगरी की इनकम है। थर्ड कैटेगरी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती। एनओआर को अगर ये बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया होती तो टैक्सेबल होती, और हमारे केस में ये प्रॉपर्टी इनकम है तो ये टैक्सेबल नहीं है। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन बेंगलोर, इंडिया में इनकम अर्न करो, सभी को टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल इनकम अर्न्ड इन केनिया, इसको टैक्सेबल है, इसको नहीं है। ये बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम बिजनेस है, लेकिन कंट्रोल इन इंडिया नहीं लिखा, इसीलिए टैक्सेबल नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो एफ केस में इसे टैक्सेबल होगा, इसे टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन लिखा है कि ये बिजनेस आप नेपाल में चला रहे हैं लेकिन इंडिया से कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए यहां टैक्सेबल होगा। तो मैंने बता दिया अगर वो तीनों केस मांगते हैं तो आप कैसे करेंगे। अच्छा,
अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 2.15 में मैं केवल आपके साथ इसी क्लॉज की बात करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ इसी क्लॉज की। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन बैंक देयर दिस इज कंट्रोल इन इंडिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखा है आउट ऑफ 2 लाख सम ऑफ 1 लाख इज रेमिटेड इन इंडिया। रेमिटेंस से मुझे कोई फर्क नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, ये आप कर सकते हैं। मैं तो ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन और मिल जाता जहां लिखा होता कि हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब सर यहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे बात होगी? तो इसका मतलब मुझे किसी और बुक से ये एक आधा पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। तो बेटे वाइंड अप करने से पहले, क्लास को वाइंड अप करने से पहले मुझे आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आहूजा जी ने इसमें सफिशिएंट एक एडजस्टमेंट कवर नहीं की। तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड 60,000, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या होगा? तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? जब भी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए तो आप पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑन यूके बॉन्ड्स और उसके 2 पार्ट कर दोगे, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि 60,000 का 40% 24,000 और रिमेनिंग 60% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 36,000। ठीक है, तो ये क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, इसीलिए ये वाला पार्ट तो बन गया ए, ये तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये ए मतलब जो हमने वहां पर पढ़ा था सेक्शन नंबर 5 में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये एबीसी में यहां से बात कर रहा हूं, और बाकी वाला पार्ट बन गया सी, फॉरेन इनकम। तो ये सी वाला पार्ट बन गया, और सी वाला पार्ट कहता है इसको टैक्सेबल होगा, इसको नहीं होगा। सी वाला पार्ट कहता था एनओआर को टैक्सेबल हो जाता अगर ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता, जो कि हमारे केस में नहीं है। ठीक है, रेमिटेड से आपको कोई मतलब नहीं है, रेमिटेड को आप भूल जाना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे कि वो कहेगा कुछ पार्ट इंडिया में रिसीव किया, कुछ पार्ट इंडिया से रिसीव नहीं किया। अब मेरे पास क्वेश्चन करते हुए बच्चे को कंफ्यूजन आ सकती है सैलरी के बारे में और रेंट के बारे में। क्यों आ सकती है? जब हम आगे पढ़ जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सैलरी के अंदर ना एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और रेंट में भी एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब अगर क्वेश्चन ये कह दे कि रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये 6 लाख था, क्वेश्चन में दिया हुआ, अभी हमने पढ़ा था, कई क्वेश्चन हमने किए कि रेंट की बात की गई थी। मैं इसमें दिखाता हूं आपको। सैलरी इनकम की बात की गई है यहां पर, अभी बात करता हूं सैलरी की भी। देखो, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2.12 की, इसमें लिखा हुआ था रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली, और क्लॉज नंबर डी में भी लिखा हुआ था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ था रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए। ठीक है, ये भी था और ये था। तो जब भी रेंटल इनकम की बात आती है, आगे चल के एक कंफ्यूजन हमारे पास आ जाती है कि सर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां लिखा है कि जब भी रेंट की बात होगी आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 30% की। इसका मतलब अगर मुझे रेंट मिला था 6 लाख रुपए, 6 लाख, तो इसका 30% 180 डिडक्शन होगी, यानी मेरी इनकम होगी 4,20,000। अभी पढ़ते हुए कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं है, लेकिन जब वो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी का चैप्टर पढ़ देगा तो उसके मन में आएगा कि सर सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी को सैलरी मिली है 6 लाख, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद तो ये 550 हो जाएगी। तो सर मैं इनकम में 550 लिखूं या 420 लिखूं? तो क्योंकि हम स्कोप ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि चीजों को अननेसेसरी कंफ्यूजिंग बना देना चाहिए।
ऐसे केस में अगर एग्जाम में आपको ये कंफ्यूजन अराइज होती है तो आप वर्किंग नोट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये वाली इनकम दिखा देते हो तो आप नीचे लिख देना कि वी हैव एज्यूम्ड कि जो सैलरी की इनकम दी गई है वो फाइनल कंप्यूटेशन के बाद दी गई है, और हाउस रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है वो एक्चुअली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, तो आप इसको इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। यहां पर हम यही कहेंगे कि एग्जामिनर को लिख देना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 लाख है, मतलब उसे इनकम वर्ड मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूजन क्वेश्चन की वजह से अराइज हो सकती है, इसमें कंसेप्चुअल नहीं है। ऐसी जब कोई बातें हो तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसमें वर्किंग नोट डाल करके क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे आप पूरा का पूरा अमाउंट लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं, और अगर आप ये लिखना चाहें अपनी नॉलेज दिखाते हुए कि मुझे पता है रेंट पे तो 30% डिडक्शन आती है, इन्होंने रेंट लिखा है इनकम नहीं लिखा है, तो आप ये माइनस करके फाइनल अमाउंट 4,20,000 भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको उसके बारे में वर्किंग नोट देना होगा, वो आपकी चॉइस है और आपका डिसीजन है, ठीक है। मैं एक लिबरल पर्सन हूं तो मेरा काम है लॉ को समझाना, कंफ्यूजन जो होती है वो दूर करना एग्जामिनर का काम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली सीरियस बात नहीं है। चलिए तो प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपकी बुक में क्वेश्चन कम है तो दूसरी किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और इस जो चैप्टर के जो नोट्स हैं ये हम PDF अपलोड कर देंगे, और जो ये प्रैक्टिस है ये आपने खुद करनी है, ये हम आपके लिए अपलोड नहीं करेंगे।